प्यूरम या तो डी और एफ ब्लॉक है। डी और एफ ब्लॉक बेसिकली हम बात करें तो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक लाई करते हैं, राइट? एवरीबॉडी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, यस और नो? ठीक है। अब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक में जो ग्रुप 12 है उसको बोलते हैं स्यूडो डी ब्लॉक। स्यूडो डी ब्लॉक देखो अभी क्या है, डेफिनेशन क्या है? अ डी ब्लॉक एलिमेंट is the element which has incompletely filled d orbitals in the ground state as well as common oxidation state। ये वाली बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? जो कि जिसके मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। अब ये देखो सब सेटिस्फाई होता है, स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक कोई दिक्कत नहीं होती, इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी। जैसे कि Fe की बात करें तो देखो क्या है, आर्गन 4s2 3d6, राइट? और इसके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जैसे +2, वहां पे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 ही है। और यदि हम +3 की भी बात करें तो वहां पे भी इसका 3d5 ही आता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? से यस और नो? या सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि डी और एफ ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के होने की वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज इनके अंदर जनरेट होते हैं। खाली ऑर्बिटल होने की वजह से ये बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये नीचे स्क्रॉल करूं क्या एवरीबॉडी? नीचे स्क्रॉल करूं? ओके ठीक है। तो बेसिकली डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं खाली ऑर्बिटल्स की। इनके पास खाली ऑर्बिटल्स काफी होते हैं और ये खाली ऑर्बिटल्स इनकी केमिस्ट्री में क्या बदलाव लाते हैं ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। ठीक है, डन एवरीवन? ओके, इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब यही है ना कि खाली होगा। ठीक है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बताओ? एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? एक तो स्क्रीनिंग कम करते हैं, स्क्रीनिंग कम करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, उससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, और खाली ऑर्बिटल होने की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, ये मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है उससे क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है बढ़ जाती हैं। ये बात सबको चमक रही है एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? फाइन, तो ये सारी चीजें हैं। बट जो ग्रुप 12 की कहानी है तुम्हें नहीं लगता इसमें थोड़ी चीजें अलग हैं अपने पास? Everybody, don't you think group 12 has a completely set different set of story? देखो हाउ पूछ रहे हो, देखो बेसिकली जिंक की बात करो तो आर्गन जो है इट हैज 4s2 3d10 और इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी देखो क्या है 3d10, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसको स्यूडो नोबल गैस बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस, नोबल गैस बोल रहा हूँ यार, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर स्यूडो डी ब्लॉक एलिमेंट। ये बात समझ में आ रही है स्यूडो वर्ड यहाँ पे हमने क्यों यूज किया है? Why have we used the pseudo term? देखो pseudo term का मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये अपन इस चीज को पहले समझते हैं। देखो pseudo noble gas या फिर pseudo d block का मतलब ये है कि ये इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता। ठीक है, everybody is that clear? जैसे कुछ लोगों को बोल देते हैं टीचर कि तुम गधे हो,
तो अब उसको गधे क्यों बोल रहे हैं? उसकी परिभाषा मतलब गधा क्यों बोल रहे हैं? कुछ विशेषताएं मिलती होंगी ना गधों से, राइट? तो यहाँ पे भी ये डी ब्लॉक में आता तो है, हाँ, उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, राइट? यहाँ पर ये डी ब्लॉक में आता तो है, बट डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, राइट? जैसे क्या है, खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो खाली ऑर्बिटल जो है, खाली ऑर्बिटल नहीं है तो क्या होगा? देखो ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। याद आ रही है कुछ कहानी इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की? हम लोग परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते थे ना एवरीबॉडी? तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब देखो खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, जेड इफेक्टिव। अब देखो भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं तो लो होता है जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव लो होने के वजह से पुअर मेटेलिक बॉन्डिंग भी होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती नहीं है। तुम्हें पता है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। मरकरी तो लिक्विड होता है इनफैक्ट, ठीक है एवरीबॉडी? मरकरी तो उल्टा लिक्विड हो जाता है। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज नोबल गैस की जैसे मिलती नहीं है। जैसे इंसान में पैदा हुआ फिर भी कुछ लोगों को गधे बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि गधों वाली प्रॉपर्टी शो करते होंगे, राइट? ये डी ब्लॉक है बट एक्चुअली डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, राइट? sp3d2 इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में तो हाइब्रिडेशन तो होता ही है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी डिसोसिएशन हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी डिसोसिएशन हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ सकते हैं? ओके अच्छा, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? ये तो सबको पता होगा, बताओ व्हाई इज इट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज ये ट्रांजिशन के एलिमेंट, मतलब देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं ना एस और पी ब्लॉक, उनके बीच में ट्रांजिशन की तरह काम करता है, ठीक है? एस और पी के बीच में ट्रांजिशन बोलते हैं इसलिए। अच्छा, जो नीचे में एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। व्हाई एवरीबॉडी? एफ ब्लॉक वाले को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं बिकॉज वो मेन फ्रेम पीरियोडिक टेबल में लाई नहीं कर पाते, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? because they do not lie or they cannot be accommodated in the mainframe periodic table. अच्छा देखो, इसके मस्त निमोनिक्स हमने याद किए थे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, याद करो पीरियोडिक टेबल में। लैंथेनाइड और एक्टिनोइड तो आएंगे ना एफ ब्लॉक में, वो सबको याद होनी चाहिए। जैसे 3D सीरीज देखो क्या है, 3D सीरीज क्या था? साइंस टीचर, वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी, नीट, कंपलसरी, जूता, राइट? लेट अस टॉक अबाउट 4D सीरीज, राइट? 4D सीरीज की बात करते हैं। यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे कदम बढ़ा। 5D सीरीज, 5D सीरीज क्या है? ला, हफ्ता, वरना, रेहान, ओसामा, इरफान, पीटेगा और हंसेगा। ये सबको याद हो गया? ये तो याद है ना? देखो अभी तो डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक खत्म करेंगे उसके बाद एफ ब्लॉक चालू करेंगे, तो अभी तो डी ब्लॉक पे ही चल रहा है। तो डी ब्लॉक में तो यही तीन सीरीज है ना, 3D 4D 5D। जो 6D सीरीज आती है ना, वो तो उसमें ये आते हैं एलिमेंट्स, मतलब सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है, राइट? ज्यादातर तो हम 3D सीरीज की ही कंपाउंड्स पढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, राइट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके अच्छा, यहाँ पे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड आता है सामने निकल करके, वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
राइट। मेटेलिक बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो मेटेलिक बॉन्डिंग कुछ याद आ रहा है, हमने कभी पढ़ा था एवरीबॉडी? मेटेलिक बॉन्डिंग कुछ याद आ रहा है? तो देखो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, हाँ केमिकल बॉन्डिंग एट स्टार्ट पढ़ा होगा, एस ब्लॉक में भी बताया होगा, राइट? एस ब्लॉक में भी बताया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है कि देखो मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। एक तो है जेड इफेक्टिव, दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। एक तो जेड इफेक्टिव है, दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज देयर एनी अदर प्रॉपर्टी दैट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। एनी अदर प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यहाँ पे बैलेंस में हम अनपेयर्ड की ही बात कर रहे हैं, बैलेंस में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है वन अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल, ये समझ में आ रहा है? ये जो होता है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल, ये जनरेट्स मैक्सिमम जेड इफेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? इसकी बात हमने करी थी, कहां पे करी थी? हमने करी थी ये बात पीरियोडिक टेबल में। तो ये सारी चीजें मेटलिक बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे देखो यहाँ पर चीजें समझते हैं, जैसे ग्रुप वन की बात करते हैं, तो ग्रुप वन में जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है, राइट? ग्रुप वन में जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, तो वो बहुत, उनको चाकू वगैरह से तुम काट सकते हो, राइट? यू कैन कट देम विथ अ नाइफ। आई होप यू नो दिस, राइट? उनको तो तुम चाकू वगैरह से काट सकते हो, फाइन। इज दैट क्लियर? अब ग्रुप टू की बात करें तो क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? ग्रुप टू की बात करें तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्यों होते हैं? कोई रीजन समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि क्या बोलते हैं उसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जो नीचे जाने पे बढ़ता ही जाता है, राइट? सो दैट इज वन रीजन। फाइन, तो अब लेट अस प्रोसीड। देखो अब यदि हम इस चीज को समझें, इफ यू गेट बैक टू डी एंड एफ ब्लॉक, जो हमने ये लिखना है क्या फिर से? ओके तो अब देखो डी ब्लॉक पे वापस चले जाएं, तो यदि तुम कॉन्फ़िगरेशंस देखते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर बीच में लिख देता हूं मैंगनीज, ठीक है, फिर लास्ट में लिख देता हूं जिंक। तो अब देखो क्या होगा, स्कैंडियम 4s2 3d1, ये क्या आएगा 4s2 3d2, Mn क्या आएगा 4s1 3d5, और जिंक क्या आएगा 4s2 3d10। कोई दिक्कत है इसमें एवरीडे? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे तुम देखोगे तो जैसे यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन 5 डी ऑर्बिटल्स बना लेंगे, D1 है, यहाँ पे D2 है, और यहाँ तक आएगा D5। तो तुम्हें नहीं लगता है कि डी ऑर्बिटल तो एक तो स्क्रीन बहुत कम करता है, तो अब जेड इफेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो यहाँ तक जो जेड इफेक्टिव है वो तो बढ़ता जाता है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है और फिर लास्ट में कम होने लग जाता है, क्योंकि ये पेयरिंग होने लग रही है, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग होने के कारण यहाँ से फिर से डिक्रीज होने लग जाता है और यहाँ जेड इफेक्टिव कम हो जाता है
और ये तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है, जिंक कैडमियम मरकरी तो एक तरह से पिघलने लग जाएगा। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। Mn का 4s, हाँ Mn का 4s2 3d5 होगा। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट है? कथन, यू वांट टू से समथिंग? आगे बढ़ते हैं। Mn का 4s2 3d3 क्यों? अरे Mn 25 होता है ना, तो 4s2 3d5 होगा। क्या डाउट है इसमें तुम्हें? कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है? ओके, अब जरा देखो, एक एक रफ ट्रेंड हमने बनाया था, रफ ट्रेंड। तो रफ ट्रेंड होता क्या है? जेड इफेक्टिव का रफ ट्रेंड ऐसा होता है 3D सीरीज में, जैसे जेड इफेक्टिव को जेड के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो 3D में कुछ ऐसा आएगा, 4D में कुछ ऐसा आएगा, 5 इस तरह से चलता जाएगा। और तुम रेडियस के लिए प्लॉट करोगे, राइट, तो रेडियस कुछ इस तरह से आएगा, राइट। वी विल सी दैट एज वेल। ये कुछ इस तरह का ट्रेंड रहता है। दिस इज लेट्स से 3D, 4D, दिस इज 5D। किसी पॉइंट को टच कर जाते हैं, तो जहां पे टच करते हैं वहां पे क्या होता है? लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो पढ़ा है ना हमने, एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो पढ़ा है ना पीरियोडिक टेबल में। हाँ, टच क्यों करते हैं? बिकॉज जेड इफेक्टिव जो है वो बहुत कम हो जाता है, इसके जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है, और सिमिलैरिटी आती है ना साइजेस में, बिकॉज स्क्रीनिंग कम होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। अब देखो, जेड इफेक्टिव के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इज दैट क्लियर? जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज क्या है बताओ? एवरीबॉडी, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, और क्या? नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है, बट मेटल्स के लिए थोड़ी फाइन करेंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है, देखो क्या, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाइड्रेशन भी डिपेंड करता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, इसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। तो तुम्हें नहीं लगता है कि 1-4 ट्रेंड्स का एक ही एक्सप्लेनेशन यही है? एवरीबॉडी, 4 ट्रेंड का एक ही एक्सप्लेनेशन ये है, राइट? कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, देन राइट इट डाउन। जेड इफेक्टिव कैसे देखते हैं आदित्य? जेड इफेक्टिव हमने निकाला था ना स्लेटर रूल, तुम्हें याद है? कैलकुलेट करते हैं ना जेड इफेक्टिव स्लेटर रूल्स के थ्रू। वो तो एक तरीका है ही। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कैलकुलेट करते हैं। आदित्य, इज दैट क्लियर? आदित्य, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। क्लियर है या नहीं? ओके, अब तुम्हें लगता है कि ट्रेंड्स, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है?
एवरीबॉडी तुम्हारे पास एनसीईआरटी तो है, उसमें तुम्हें ट्रेंड दिए होंगे, ये ट्रेंड स्मूथ नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स देखो, अब इसका कोई रीजन नहीं है। देखो एक चीज होती है थियरी, थ्योरी एक बेस बनाता है, वो एक अप्रोक्सीमेशन देता है, और एक चीज होता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, वो तो फाइनल वर्डिक्ट वही है, राइट। तो अभी जो थ्योरी होती है, क्या वो हर वक्त सही होती है? एवरीबॉडी, जो थ्योरी होती है, देखो साइंस में थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, दो चीजें हैं। तो दोनों हमेशा पूरी तरह से मैच नहीं करती हैं। जैसे देखो तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगा, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, और मैंगनीज थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, फिर आयरन थोड़ा ऊपर आया, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर बराबर ही ऑलमोस्ट निकेल तक, और उसके बाद फिर कॉपर जिंक नीचे चला गया, कॉपर एकदम नीचे चला गया। तो अब ये इस तरह का ट्रेंड है, मतलब कॉपर और जिंक और नीचे जाएगा एक्चुअली में। तो ये परफेक्ट नहीं है ना, जैसे हमने बोला था कि बीच रेंज में अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है, उसके बाद गिरता है, राइट। तो ये तो कुछ इस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये वाला ट्रेंड कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। देखो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरी एक लिमिटेड लेवल तक ही बताती है, अप्रोक्सीमेशन होती है, राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड स्मूथ नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ट्रेंड यहाँ पे स्मूथ नहीं है। उसी तरह से ट्रेंड तुम्हें यहाँ भी मिलेगा, 4D में भी जिरकोनियम है, फिर आ जाएगा एनबी, फिर आएगा मोलिब्डेनम, ठीक है, फिर आएगा टेक्नीशियम, फिर आएगा इस तरह से रुदरफोर्डियम। तो ये ट्रेंड यहाँ बीच में स्मूथ नहीं है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे बीच में मैक्सिमम होगा फिर ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा जिगजैग टाइप का पैटर्न है। तो ये तो अप्रोक्सीमेशन है, थ्योरी हमें पूरी तरह से चीजें सही नहीं बता सकता, एक अप्रोक्सीमेशन ही है। और तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी सेम ट्रेंड मिलेगा। डू यू सी अनदर ग्राफ, इट विल बी ऑन द नेक्स्ट पेज। सेम दूसरे पेज में ऐसा ग्राफ तुम्हें देखने को मिला? Everybody, do you see a similar graph on the next page? मिला? ये ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड जो तुम्हें पीरियोडिक टेबल में याद, मतलब एग्जैक्टली ये वाला ट्रेंड कैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट बीच वाले एलिमेंट्स तो रिलेटिवली ज्यादा होंगे ना हायर, ये तो तुम्हें याद रखने की जरूरत है ना। हाँ होना चाहिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, mn का z इफेक्टिव ज्यादा है तो होना चाहिए, बट थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट। थ्योरी एक अप्रोक्सीमेशन होती है, जो कि प्रैक्टिकल को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसमें थोड़ा डेविएशन रहता है। इसलिए साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें हैं। थ्योरेटिकली तो होना चाहिए एज पर मेटलिक बॉन्डिंग, बट एक्चुअली में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी रिटर्न डन एवरीवन, ओके। अच्छा तुम्हें दूसरा ग्राफ दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट के साथ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाया हूँ। ये लिखना नहीं है, एनसीईआरटी में है तो लिख लो, एनसीईआरटी में तो ग्राफ है ही ना। डू यू सी a similar graph on the next page? Everybody, do you see a similar graph on the next page? तो मुझे लगता है उसमें भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है, बीच में हाई तो है बट जिग जैग है। तो अब ये हो गया किसका, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी और मेल्टिंग पॉइंट का भी, ये तो नॉर्मल चीज है ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट सेम ही है ना, सिमिलर टाइप का ट्रेंड होगा। अरे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है बताओ, कि एक एक एटम को तब तक हीट करो, मतलब एक एलिमेंट को, कि तब तक वो वेपराइज ना हो जाए और एटम में कन्वर्ट ना हो जाए, राइट। और मेल्टिंग का मतलब होता है पिघला दे सिर्फ। तो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में ज्यादा एनर्जी लगेगा, बिकॉज एटम ने सेपरेट करना है, बट है तो सिमिलर टाइप का चीज ना, उसमें मेटलिक बॉन्डिंग को ही ओवरकम करना है। इज दैट क्लियर? ओके ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस, ठीक है।
लेट अस टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो अब देखो क्या है, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो सी एनसीईआरटी ने अगेन एक फोटो बनाया होगा। दिस इज ऑन फिगर 8.3। फिगर 8.3 मिला एनसीईआरटी में, उसमें उन्होंने ग्राफ बनाया। जैसे देखो क्या है, 3D सीरीज की कुछ इस तरह की ग्राफ बनाई है, ठीक है, बीच में मिनिमम है ही, फिर उठ जा रहा है, राइट। दिस इज फॉर 3D। फिर देखो क्या है, 4D सीरीज की कुछ इस तरह की ग्राफ बनाई है, ये आगे 4D के लिए। फिर सिमिलरली 5D सीरीज के लिए भी ग्राफ बनाई है। 5D सीरीज एक्चुअली 4F हो जाता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे रेडियस जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाते हैं, रेडियाई बिकम ऑलमोस्ट कंपेरेबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, व्हाट इज इट कॉल्ड? जब लैंथेनाइड्स के केस में एक्सपीरियंस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब लैंथेनाइड्स के केस में एक्सपीरियंस होगा तो इसको बोलेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जब एक्टिनाइड्स के केस में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? इज इट फाइन? ओके, देन राइट इट डाउन। टेबल एनसीईआरटी में तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एवरीबॉडी रिटर्न? ओके, अब देखो, अब आयनाइजेशन एनर्जी की भी बात करें। 4F क्यों लिखा है? अच्छा, 5D में 4F भी तो भरता है ना, 5D में 4F भी तो भरेगा, और 6D में 5F भरेगा। तो वही बोल सकते हैं ना, यहाँ पे 4F भी वहां पे भरा जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है क्या? देखो, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आ रहा है? It depends on the relative stabilities of various configuration. Is that clear? Relative configuration का मतलब क्या है? जैसे मान लो आयरन की बात करते हैं, तो होता है क्या है, 4s2 3d6 होता है। अब आयरन +2 की बात कर लें तो ये 3d6 होता है, राइट। क्या दिक्कत है? तो अब देखो क्या है, यदि तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास रखोगे और तो d6 कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऑब्वियसली d5 डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा। तो ये तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना, कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ जाएगा। जैसे कि ये तो हमने इसमें भी पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, जैसे कि तुम यदि IE1 कंपेयर करना चाहते हो या फिर IE2 कंपेयर करना चाहते हो, तो कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s0 3d10। और IE2 तुम देखना चाहोगे, आई विल कम बैक टू दैट, उमंग रुक जाओ। Zn प्लस के केस में तो अब देखो ये आ जाएगा। तो IE2 तुम्हें किसका लगता है ज्यादा होगा? कॉपर का ज्यादा होगा ना जिंक से। क्यों? क्योंकि इसका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है यहाँ पर। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द लिगेंड, राइट। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द लिगेंड। इज दैट क्लियर? दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द लिगेंड। अज्यूम दैट दीज आयंस आर फॉर्म्ड इन वाटर। और इन था, मतलब यहाँ पे क्या किया है, अज्यूमिंग, यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया है, अजम्पशन क्या किया है, आयंस आर फॉर्म्ड इन गैसियस फेज।
ये बात सबको चमक रही है? पानी वानी कुछ नहीं डाला है? पानी डाल देंगे तो हाइड्रेशन हो जाएगा, लिगेंड आ जाएगा, बहुत सारी कहानी नहीं आ जाएगी ना। ये सारी जो पीरियोडिक टेबल में कहानी हम लोग बोलते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो कहाँ पे, वहां वो हवा में बात करते थे, समझ में आ रहा है? गैसियस फेज में पानी में बात करते थे क्या? एवरीबॉडी ये बताओ, ये जो बातें हम पीरियोडिक टेबल की करते थे, वो कहाँ बात करते थे, कौन से मीडियम में? हवा में बात करते थे, वेपर में, राइट? ओके देन राइट इट डाउन। तो ये सारी चीजें तो आपके यहाँ पे भी हैं, बट हाँ मीडियम वाली बात हम थोड़ा सा करेंगे अब। I2, I1, I1 तो क्या पूछना चाह रहे हो कथन? डू यू वांट मी टू अनम्यूट यू? बोलो अनम्यूट करने, अनम्यूट करके क्या बोलना है तुम बोलो। मैंने I2 की बात करी, I1 के लिए पूछा ही नहीं, क्योंकि वहां पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली बात आ रही। I1 तो नॉर्मल ट्रेंड से चलेगा ना, सॉरी, I1 तो नॉर्मल ट्रेंड से चलेगा ना, तो I2 की बात की सिर्फ डायरेक्टली रिटर्न। ओके ओके, अच्छा ये तुम्हारे पास डी ब्लॉक का टेबल 8.2 है, उसमें एक डेटा दिया होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, मिला क्या? एनसीईआरटी में एक डेटा दिया होगा टेबल 8.2 में। अच्छा यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है वो कौन से फेज की बात कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है? लिखा है ना आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3, वो ओके ठीक है, आई एम वेटिंग, राइट डाउन। रिटर्न नमन। ओके फाइन, अब जरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये जो ट्रेंड है तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें ट्रेंड देखो, IE1 देखो बीच में बढ़ रहा है, उसके बाद फिर ये कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? और नहीं, और IE2 जो है बीच में बढ़ रहा है फिर कम हो जा रहा है, IE3 जो है बीच में इट इज इंक्रीजिंग, एंड IE3 जो है इट इज डिक्रीजिंग। तो अब देखो दो तीन चीजें हैं, समझने की कोशिश करो। जिंक के केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है एवरीबॉडी? जिंक के केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। कॉपर के केस में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, क्या रीजन है? क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक फैक्टर पे हम नहीं बता पा रहे किसी, और दूसरा ही नहीं, स्कैंडियम के केस में भी तुम देखोगे तो 4s1 4s2 3d, स्क्रॉल अप करूं मैं, पुराने में तो कुछ लिखा ही नहीं था मैंने शायद इंपॉर्टेंट उतना, राइट डाउन। डन। हाँ लोग पटाखे जला रहे हैं भाई, उसमें किसको कोई रोक सकता थोड़ी है। डन। ओम रिटर्न। ओके अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो गैस फेज की ही बात हो रही है यहाँ पे, it depends on multiple parameters like I said. It depends on relative configuration, relative stabilities of various configurations. That is one thing, ठीक है? Second thing क्या है बच्चों, बताओ second thing क्या है? Second thing is the Z effective trend. So ionization energy जो है depends on the following.
आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, जेड इफेक्टिव, दूसरा क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस, ये दो चीजें प्राइमरी है, एक तो जेड इफेक्टिव और दूसरा है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें किसी को डाउट है? इज इट क्लियर? ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लिख गई तो कोई जनरल ट्रेंड है जो हम बता सकते हैं? एवरीबॉडी, कोई जनरल ट्रेंड है? क्लास कितने बजे तक है? 2 घंटे की रखने की सोची तो यही है, ठीक है। कोई जनरल ट्रेंड है? तुम्हें क्या लगता है, इज देयर एनी जनरल ट्रेंड व्हिच वी कैन शो? देखो जनरल ट्रेंड तो यही है, इंक्रीजेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस, यही ट्रेंड है, ठीक है। और बाकी जो जिंक वगैरह में दिक्कत आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि D10 है, वो जनरल नहीं। जनरल ट्रेंड यही हम बताएंगे, ऐसा ही बताएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस जेड, जनरल ट्रेंड यही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब ये बात बताओ, ये तो हम सीखे हैं, ये लिखना है क्या? स्कैंडियम में Ie2 ज्यादा होना Te फुल्ली फिल हो जाता है, क्या पूछना चाह रहे हो सर? स्कैंडियम में Ie2 ज्यादा होना चाहिए। स्कैंडियम क्या होता है, 4s2 3d1 होता है, तो Ie2 ज्यादा क्यों होगा? अरे 4s2 3d1 है ना, तो 4s यदि हाफ फिल्ड है तो उससे क्या दिक्कत होती है आदित्य? 4s यदि s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने से कोई मतलब नहीं है, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने पे होता है ज्यादा। अरे तो पहले 4s से निकलता है फिर 3d से निकलता है भैया, तुम उल्टा सोच रहे हो। अरे इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, 4s से फिर 3d से ना, बैलेंस शेल तो 4s है, ऐसा मत करो, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ओके, सो एक जनरल हमने जो पढ़ा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, देखो एवरीबॉडी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस तुमने पढ़ा है D5 और D10। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल यदि कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हम बोल सकते हैं D3 और D6 भी स्टेबल होंगे। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यदि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग की वजह से D3 और D6 भी स्टेबल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.4, ये एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल 8.4। देखो 8.4 में क्या लिखा है, बोलता है Cr2+ जो है वो रिड्यूसिंग है, ठीक है, और Mn3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है। तो अब देखते हैं कि Cr2+ का जैसे बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा D4, तो अब रिड्यूसिंग यानी क्या कर रहा है बताओ, ये Cr D4 है,
एक इलेक्ट्रॉन दे करके D3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग करेगा ना। तो ये SFL के, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसके पास, इसलिए D3 में कन्वर्ट कर रहा है। ये D4 स्प्लिट हो रहा है T2G और EG में, ये कंक्लूजन हम लगा सकते हैं। और Mn+3 का जो D4 है, यदि इसके पास कोई स्प्लिटिंग नहीं है, WFL है या फिर नॉर्मल गैसेस कंपाउंड है, तो ये D5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यदि D3 कॉन्फ़िगरेशन पे Cr2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना। ओके, इसको भी लिख लीजिए। डन। ओके, देखो अब तक तो हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी तक हमने कुछ भी याद करनी करी ही नहीं है। ठीक है, स्कैंडियम की बात करें तो +3 में देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बात कर लेते हैं। टाइटेनियम जो है वो +2 +3 और +4 सारे शो करता है। ठीक है, वेनेडियम +2 +3 +4 और +5 शो करता है, राइट। क्रोमियम की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 का शो करता है। मैंगनीज की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 और +7 शो करता है। तो ये सारे ये समझ में आ रहा है, तो कैसे बता सकते हो तुम? देखो क्या क्या शो कर सकता है। आयरन देखो +2 +3 ही शो करता है ज्यादातर, बाकी शो नहीं करता। एनसीईआरटी ने लिखा जरूर है। कोबाल्ट +3 और +2 ही शो करता है। निकेल नॉर्मली +2 ही शो करता है। कॉपर +1 और +2 शो करता है। और जिंक +2 शो करता है। तो बीच वाले ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? बीच वाले ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड बहुत सारे बन जाते हैं ना, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, जैसे जैसे आएगा D5 D6 सब स्टेबल हो जाए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है शुरू और लास्ट वाले में नहीं मिलती। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये नेगेटिव और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्या एवरीबॉडी? विल दीज कंपाउंड्स शो नेगेटिव एंड जीरो ऑक्सीडेशन? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पाई एसिड लिगेंड के साथ, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं पाई एसिड लिगेंड के साथ, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। याद आ रहा है? सिनर्जिक बॉन्डिंग होता था पाई एसिड लिगेंड, उस पे तो हमने एक टॉपिक, एक लेक्चर किया था। राइट डाउन, इसको लिखिए पहले। रिटर्न। ओके, सो नेगेटिव जीरो and negative oxidation states can be found. Tanmay, do you want me to scroll up? Okay, right now. Zero and negative oxidation states can be found in case of pi acid ligands.
पाई एसिड लिगेंड्स के साथ ऐसा देखने को मिल सकता है, कैसे? जीरो और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। डन एवरीवन? ओके, ठीक है, ओके। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन मेटल प्लस टू टू मेटल एसआरपी। अच्छा ये बताओ, ये जो ट्रेंड होता है ये किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है क्या एवरीबॉडी? ये जो ट्रेंड है ये किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो इसके लिए तो बेस्ट तरीका यही है ना कि हम याद ही करें। इसके लिए तो बेस्ट तरीका यही है कि हम याद ही करें, राइट? बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होगी, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई है। हाँ, इसके कुछ निमोनिक थे यहाँ पर, देखो याद करने के क्या है। अच्छा ये बताओ, Cu प्लस और Cu2+, इस पे जो ये जो Cu और Cu2+ की कहानी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें पानी में पता है ना, कॉपर सल्फेट, पानी में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है, तुम तो ये जानते ही हो। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है हमें, तो एक SO4 2- बाहर चला जाता है और ये हो जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पानी में Cu2+ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पानी में Cu+ एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये बहुत अनस्टेबल है। ये समझ में आ रहा है? कैसे समझाओगे, जबकि इसका डी, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, D9, सॉरी D10, और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, D9। अब देखो D9 D10 तुम्हें याद आ रहा है? कुछ इस तरह के कंपाउंड जो हमने पढ़े थे, CuCN4 2-। देखो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि Z इफेक्टिव इसका ज्यादा होता है, खाली ऑर्बिटल के चांसेस बनने लग जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेसिंग एजेंट जो है वो Cu2+ बेहतर है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए Cu2+ हर केस में बेहतर होता है। नॉर्मल आयन बनाने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए Cu+ इज फाइन, बट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए Cu2+ इज बेटर, ठीक है। तो अब ऐसा बोलते हैं ना कि इसको स्टेबलाइज कौन करता है, इसको स्टेबलाइज करते हैं लिगेंड्स। ये समझ में आ रही है बात एवरीबॉडी? इसको स्टेबलाइज करते कौन है, लिगेंड्स करते हैं। और लिगेंड्स स्टेबलाइज करते हैं इसलिए D9 स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसको ऐसा समझाते हैं कि इट हैज वेरी हाई सॉल्वेशन एनर्जी, और वाटर के केस में भी इट हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब हम किसी मीडियम में बात करेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि D10 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है ना, ठीक है। तो जरूरी, जब हम सॉल्वेंट में बात करेंगे तो वहां पे जरूरी नहीं है कि D10 कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल होगा, वो हवा में बात होती है, गैस फेज में बात होती है, राइट? तो यहाँ पे Cu2+ जो है ये अलग कहानी, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। Cu2+ is stable because of the stabilization generated by the ligands, ठीक है। अब बहुत सारे केसेस हैं बट ज्यादा इंपॉर्टेंट Cu2+ ही है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसे, ये लिख लिया तुमने? ओके, राइट डाउन। डन। तो देखो एक्सा, इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं। इनफैक्ट तुम्हें ये पता है पानी में Cu+ डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है Cu2+ और Cu में,
ये रिएक्शन पढ़ा होगा तुमने वॉल्यूमेट्रिक में, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? Cu प्लस जो है डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है Cu में या फिर Cu2 में, बट Cu प्लस तो रखता ही नहीं है पानी में। तो अब इसको ऐसा क्या करते हैं, the extra stability of Cu2 plus is explained on the basis of fact that, इसको explain इस बात से करते हैं कि the second ionization energy of copper is lower than the hydration energy। ये समझ में आ रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना कॉम्पनसेट्स, सो देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कॉम्पनसेट्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब ये सारी चीजें भी देखनी होती है सॉल्वेंट में। कई बार एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कॉम्पनसेट कर जाता है और उसके वजह से D9 भी स्टेबलाइज हो जाता है। बट जो पीरियोडिक टेबल है हमने पढ़ा है वो गैसियस फेज के लिए, वेपर फेज के लिए बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट यहाँ पे जब हम सॉल्वेंट में बात करेंगे तो और भी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर है? ओके। अच्छा, ये सारी चीजें तो पता है। अच्छा, ये हमने किया था क्या, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर, कोऑर्डिनेशन में किया था ये सब? कलर का रीजन बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, लिगेंड मेटल, हाँ कलर के लिए। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, ये कलर्ड आयंस तो बनाते ही है ना। ओके, वेट कर रहा हूँ, ठीक है। डन। तो अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? कलर्ड आयंस को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील हमने बनाई थी, याद होगी तुम्हें? ठीक है, कि म्यू एब्जॉर्ब्ड is complementary to mu emitted। right, mu absorbed is complementary to mu emitted। दूसरी चीज क्या है, जैसे K2Cr2O7 होगा, या फिर वो वाली कहानी तो ये हम CFT से एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, राइट? CFT से एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ये तो हमेशा एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है। K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के बेसिस हम बोल सकते थे क्या, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है ना। क्या नहीं होता? D0 कॉन्फ़िगरेशन होता। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन में भी हम बताते हैं क्या, कलर है, तो इसको एक जुगाड़ है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। और ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, जैसे FeCO5, तो इसको बोलते हैं मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पर तो सिनर्जिक इंटरेक्शन होता है, मेटल प्लस लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा होगा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं
मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर नाम सुना है एवरीबॉडी? मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है जैसे प्रूशियन ब्लू, डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा है एवरीबॉडी? डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा है? वो नहीं पढ़ा है तो वो हो जाएगा तुम्हारा, वो टॉपिक बचा है तुम्हारा, ऑर्गेनिक हो गया ना पूरा? अच्छा वो नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एक जैसे क्या है देखो, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो क्या है तुम्हारे पास, कुछ इस तरह का है कंपाउंड, जैसे Cn माइनस का रिएक्शन करवाओगे Fe2+ के साथ, Cn माइनस का रिएक्शन करवाओगे Fe2+ के साथ तो तुम्हें बनेगा FeCN6 4-, ठीक है। अब ऑब्वियसली FeCN6 4- बना, अब इसको तुम फिर से रिएक्ट करवा दो Fe2+ के साथ, सॉरी Fe3+ के साथ, तो ये बनता है Fe4 FeCN6 ठीक है। इसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू, दिस इज प्रूशियन ब्लू। तो इसमें भी जो कलर आता है वो हम कैसे बताते हैं? मेटल और मेटल के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका रीजन हम क्या बताएंगे एवरीबॉडी? मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन में भी हमने पढ़ा था वैसे। रिटर्न ओके। अच्छा ये कुछ रीजन समझ में आ रहा है? देखो AgCl का कलर क्या होता है पता है? ओके वेट करता हूं, ठीक। ओके AgCl का कलर क्या होता है? उमंग इज सेइंग व्हाइट, ठीक है। AgCl का कलर होता है व्हाइट। ओके AgBr का कलर क्या होता है एवरीबॉडी? AgBr का कलर क्या होता है? येलो। ओके AgI का कलर क्या है बताओ एवरीबॉडी? AgI का कलर व्हाइट नहीं होता, इट इज अगेन येलो, और येलो की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ये होता है स्लाइटली येलो या फिर बोल सकते हो पेल येलो, और ये पूरा डार्क येलो होता है। AgI वॉयलेट मिल रहा है तुम्हें? एक सेकंड देख लेते हैं। गूगल करके देख लो AgI का कलर क्या है। डार्क येलो, येलो ही तो है। नहीं नहीं भैया येलो ही होता है, वॉयलेट नहीं होता इसका। मतलब येलो प्रॉपर येलो होगा, मतलब येलो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एक हल्का सा येलो होता है और एक पूरा येलो होता है, वैसा वाला येलो है ना। तो अब तुम्हें क्या लगता है कलर की इंटेंसिटी बढ़ क्यों रही है एवरीबॉडी? देखो क्या है यहाँ पे लिगेंड मेटल, तो यहाँ हम बताते क्या है, यहाँ पे तो मेटल सेम है, मेटल तो सेम है, बट Cl-Br-I- हो रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी बेहतर बढ़ती जा रही है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर बढ़ रहा है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, इसीलिए कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ही यहाँ पे कलर बताते, रीजन बताते हैं, और इस केस में और कुछ नहीं होता। तो जैसे जैसे
लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कोई दिक्कत है अभी तक? हाउ डज पोलराइजेबिलिटी इन्फ्लुएंस? देखो पोलराइजेबिलिटी इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा कि लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर हम एक रीजन देते हैं कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो चार्ज ट्रांसफर है वो चार्ज ट्रांसफर कलर लेके आ रहा है, तो वो चार्ज ट्रांसफर बेहतर उस केस में होगा। देखो ये सारी चीजें तो जुगाड़ है ना, ये सारी चीजें तो जुगाड़ है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। तो अब देखो इसको समझाते ऐसे हैं कि आई माइनस में जाएंगे तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिगेंड Cl माइनस Br माइनस I माइनस एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी में देख लो क्या है एग्जैक्ट ऑर्डर, इस ऑर्डर में वो है, एक सेकंड में देख ही लेता। Cl माइनस है, फिर Br में I माइनस, सबसे ठीक है ठीक है, ये उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कलर की बात हो रही है कि कलर की इंटेंसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ सकते हैं? ओके तो अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें तुम्हें याद करने की कुछ जरूरत पड़ी किसी भी चीज में? फेयर इनफ, अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा ना? ठीक है, ओके। कैटालिटिक कुछ चीज प्रॉपर्टीज हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये भी याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ये तो सब जानते ही हो कि कॉम्प्लेक्स बनाते ही हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है। ओके, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, अच्छा ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करेंगे एवरीबॉडी? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करेंगे? दे कैन फॉर्म और शो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे ये सरफेस केमिस्ट्री में भी बताया था, मान लो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना चाहते हो, तुम्हें एक रास्ता पता है और कोई बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जाऊंगा, इसका मतलब वो बहुत सारे रास्ते जानता है ना, तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना, तो इसमें क्या है, बहुत सारे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कर सकते हैं। अब बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट्स, सॉरी बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इसका मतलब दे कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, राइट? Everybody, is that clear? They can form a variety of compounds. Now since they can form a variety of compounds, चूंकि वो variety of compounds बना सकते हैं, right? तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, राइट? ठीक है, दूसरा क्या है, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया। देखो ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना, वो जैसे एस ब्लॉक वाले तो ऑब्वियसली टार्निश्ड ऑक्सीडाइज्ड सरफेस होता है, वो रख ही नहीं सकते, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग वगैरह के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा ये हो गया, अब एक और चीज है अलॉय फॉर्मेशन। अच्छा, दो मेटल को मिक्स करके अलॉय बनाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है किसी को भी मिक्स कर सकते हैं एवरीबॉडी? किसी को भी मिक्स कर सकते हैं, कोई भी दो मेटल को गर्म करके ऑब्वियसली सेम जेड इफेक्टिव वाले को मिक्स कर सकते हो। सेम जेड इफेक्टिव को यदि बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव में अंतर करोगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगा और अलॉय कमजोर हो जाएगा मजबूत होने के बजाय। ठीक है, तो राइट इट डाउन। सेम जेड इफेक्टिव, अच्छा आयरन और आयरन, मान लो तुम खुद सोचो, लोहे के जो मेटल्स है उनमें जेड इफेक्टिव सेम है ना, तो अब मान लो किसी दूसरे एलिमेंट का लगा दोगे जिसका जेड इफेक्टिव बहुत कम है, तो
ऑब्वियसली बॉन्डिंग हो पाएगा क्या? मेटलिक बॉन्डिंग यही करता है ना, जैसे तुम्हारे पास A+ है कटायन के फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे आ गया B+, और B+ उतना अच्छा नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड लिंक कमजोर हो जाएगी ना। तो बेसिकली सिमिलर टाइप के एलिमेंट में मेटलिक बॉन्डिंग भी सेम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो आयनिक कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा ना। ठीक है। लैटिस में सिमेट्री भी होती है ना एक चीज, कि सेम साइज के अलग अलग साइज के भी रख दोगे, अलग साइज के रखोगे तो फिट नहीं होंगे ना। अलग साइज के आइटम रख दोगे, बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा, तो वो फिट नहीं हो पाएगा, पैकिंग नहीं हो पाएगा। तो सेम Z इफेक्टिव एंड साइज होने चाहिए, नहीं तो पैकिंग कैसे करोगे। आगे बढ़ सकते हैं। ये लिख लिया सबने? Okay, now let us talk about formation of interstitial compounds. अच्छा, interstitial compounds बनाएंगे क्या ये? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाएंगे। देखो क्या होता है, कई बार जैसे तुम्हारे पास TiC है, ठीक है, इस तरह के बॉन्ड बन जाते हैं MN4N, तो इनके खाली जगह जो होते हैं ना, void in the crystal, वो क्या करते हैं, often accommodate small elements like hydrogen, और इसको हम बोलते हैं occlusion। ये हाइड्रोजन में पढ़ना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड occlusion। इसको ऑक्लूजन भी बोलते हैं। और जैसे मान लो तुम्हारे पास टाइटेनियम के 100 है और हाइड्रोजन उसमें एडजॉर्ब हुआ 28 ही, खाली जगह में गया, तो इसको लिखेंगे Ti 0 पॉइंट, इस तरह से लिखते हैं। तो दे आल्सो फॉर्म नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, और क्लैथरेट्स टाइप भी बोल सकते हो। हाँ, क्लैथरेट्स भी बोल सकते, क्लैथरेट्स भी इस तरह के आ जाएंगे। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। ठीक है, राइट इट डाउन देन। ऑक्लूजन क्या होता है कथन, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं, जो खाली जगह होते हैं, राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं, जो खाली जगह होते हैं, उन खाली जगहों पे, राइट, इन दोज empty spaces we can accommodate tiny atoms, tiny elements like hydrogen, and this phenomena is known as occlusion। ठीक है, और इसके चलते because of this non stoichiometric compounds are also formed। ठीक है। written everyone? नहीं नहीं, टीआई, अरे भैया मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी ने टीआई H.1 1.7 लिखा है, तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आई एम जस्ट सेइंग कि जरूरी नहीं है कि, देखो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है अमरोनाल, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया 100 पे 28 आए, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब एनसीईआरटी ने दिया है 100 पे मान लो हाइड्रोजन 170 आ गया, तो ये तो इस तरह से रहेगा ना, TiH 1.7। बट क्या ये रिएक्ट कर रहे हैं, आर दे रिएक्टिंग?
ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉम्पोजिशन है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, कंडीशन पे डिपेंड होता है, राइट। तो ये कॉम्पोजिशन तो ऑब्वियसली किसी एक टेम्परेचर पे जो ऑब्जर्व किया जाएगा वही है, ठीक है। एवरीबॉडी डन? ओके फाइन। तो देखो अब तक तुम्हें डी ब्लॉक में कोई खास तकलीफ नहीं होगी। ज्यादातर रिएक्शंस जो थे, ज्यादातर जो तुम्हारे पास रिएक्शंस थे वो तुम्हारे पुराने वाले थे, पुराने कंसेप्ट ही चल रहे थे, कुछ नया तो आया ही नहीं। यहाँ पे आया है क्या कुछ अभी तक नया? एवरीबॉडी कोई नया कंसेप्ट आया अब तक? नहीं आया है। तो अभी बात करेंगे मेंस की। तो बेसिकली सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो होते हैं किसके, ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के, मतलब बेसिकली डी ब्लॉक की बात करेंगे, एफ ब्लॉक तो आया नहीं अपना। उसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो होता है K2Cr2O7 और दूसरा होता है KMnO4। नाम सुना है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक में। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स तो हैं ही। एडवांस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। देखो हम पहले एनसीईआरटी तो कवर कर लें, हम आगे की बात करेंगे। मेंस में तो आता है ना, पहले हम एनसीईआरटी कवर कर ले रहे हैं डी ब्लॉक का, फिर एफ ब्लॉक का भी करेंगे, फिर विल कवर अदर टॉपिक्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों देखो, ये वाली चीज जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। डी और एफ ब्लॉक में इनसे ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इनके तो मतलब रिएक्शंस पढ़ने हैं। एक तो K2Cr2, ठीक है। एवरीबॉडी, एक तो K2Cr2O7 एंड देन KMnO4। अब स्टार्ट कर ले। ओके, तो एनसीईआरटी इसके लिए लिखता है ऑक्साइड्स और ऑक्सो अनायंस। ऑक्साइड्स, ऑक्सो अनायन, एक हम एक और टर्म ऐड कर ले रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। यहाँ हम एक और टर्म ऐड कर ले रहे हैं, ऑक्सी एसिड। एनसीईआरटी ने लिखा है ऑक्साइड्स, ऑक्सो अनायंस, हम एक और टर्म ऐड कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड, ठीक है। कैन आई स्क्रॉल डाउन? सी, यहाँ पे क्या होता है, जो जैसे Mn2O बन रहा है, ठीक है, Mn2, और जैसे Mn2O7 बना, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो अभी ये जो है ये एक एसिड बनाता है HMnO4। जैसे तुम्हें KMnO4 मिलता है ना, वैसे ही ये HMnO4 बनेगा। जैसे ये पर मैंगनेट है, पोटेशियम पर मैंगनेट, तो ये पर मैंगनिक एसिड होगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक होता है H2CrO4, दिस इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड, ठीक है। और इसी का ही है H, जैसे K2Cr2O7 होता है तो H2Cr2O7 भी है, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी चीजें अलग हैं, वो Mn+7 में और Cr+7 में एसिड बनाते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म एसिड, ठीक है। ये लिखे पहले तो, सारे नहीं बनाते, ये दो बनाते हैं। क्योंकि अब देखो, एक तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा ही ना। अब क्रोमियम की बात करें तो सी, CrO जो है वो बेसिक होता है, Cr2O3 जो है वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है।
डन। HMnO4 का देखो, HNO4 का स्टैंडर्ड नेम तो गूगल कर सकते हो, मैंगनेट एसिड होना चाहिए। मैं गूगल करके एग्जैक्ट तुम्हें स्टैंडर्ड नेम ही देख लेता हूँ, कॉमन क्या है, पहले लिखो रेडो। पर मैंगनिक एसिड ही है, वही है। पर मैंगनिक एसिड है। ठीक है, डन एवरीवन। ओके, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, देखो जैसे तुम जानते हो, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, ठीक है। फिर कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। ये तीनों जो भी कंपाउंड बनाते हैं सब एम्फोटेरिक होते हैं, सब के सब एम्फोटेरिक होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में तो ऑब्वियसली रहेंगे ही। अब जैसे कि V2O5 जो जाता है हाईएस्ट में, V2O5 एम्फोटेरिक है, मतलब इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी एम्फोटेरिक है। और इनके तो सारे के सारे बेसिक होते हैं, तुम्हें तो ये पता ही है ना, ये तो मेटल्स हैं, बेसिक हैं। तो एसिडिक वाली खास बात है, एसिडिक हर केस में होता ही नहीं है, V2O5 भी एम्फोटेरिक ही है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी एम्फोटेरिक ही है। सिर्फ क्रोमियम और मैंगनीज ही ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। एक है H2CrO4 और एक H2Cr2O7। दिस इज क्रोमिक एसिड, दिस इज डाइक्रोमिक एसिड, और ये है मैंगनिक एसिड, पर मैंगनिक एसिड, जिसे हमने ऊपर नाम लिखा, ठीक है ना, पर मैंगनिक एसिड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ये सोचते हैं कि एसिड ये नहीं बनाते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है इनके। और देखो सारे के सारे ऑक्सी एसिड नहीं बनाते, यही सिर्फ दो बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, बाकी नहीं बनाते। तो ये चीज तो इम्पोर्टेंट है, एवरीबॉडी ये याद रहेगा ना। बाकी सब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एम्फोटेरिक तक ही जाते हैं, बट ये दोनों एसिडिक हो जाते हैं। आयरन वगैरह तो बेसिक ही रहेंगे, राइट। आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो रीजन ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा ये है कि इनका Z इफेक्टिव भी एक तरह से मैक्सिमम होता है। तो ये कंडीशंस ऐसे बन जाते हैं एसिड बनाने वाले। आगे बढ़ सकते हैं, ओके ठीक है। अच्छा, अब H2Cr2O7, H2CrO4, ओके ठीक है, वेट करता हूँ। डन, ओके ठीक है। अब बात कर लेते हैं H2CrO4 की, ठीक है। देखो H2CrO4 खुद एसिडिक है, तो ये डिसोसिएट किस मीडियम में होगा बताओ एवरीबॉडी, ये डिसोसिएट किस में होगा? ये डिसोसिएट होगा बेसिक मीडियम में। अच्छा, तुमने एक रिएक्शन पढ़ा था क्या, K2Cr2O7 की रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में ही पढ़ते हैं, और इसमें ये रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है, ये याद है? इसका एन फैक्टर हम 6 बताते हैं, और ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, बेसिक की तो बात ही नहीं होती यहाँ कभी भी। तुम्हें लगता है यहाँ कुछ लॉजिक है? एसिडिक मीडियम में ही होता है। K2Cr2O7 की जो भी रिएक्शन कहीं भी पड़ी है, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक में पड़ी है, चाहे तुम ऑर्गेनिक में पढ़े हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, वो कभी भी बेसिक मीडियम में बात करते ही नहीं है। डू यू थिंक देयर इज एनी रीजन जो कि हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे? KMnO4 और K2Cr2O7 तुम हर जगह पढ़ते हो, टाइट्रेशन में, ऑर्गेनिक में, है ना। एक्चुअली में देखो क्या है रीजन, मैं बताता हूँ। बेसिक में क्या होता है, बेसिक में मीडियम में देखो, एसिडिक मीडियम डालोगे तो एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम
कि H2CrO4 remains unionized, क्या रीजन है बताओ, ये आयनाइज क्यों नहीं होता एवरीबॉडी? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ऑब्वियसली कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आयनाइज ही नहीं होता, बहुत वीक एसिड है। इनफैक्ट एसिडिक मीडियम में ये तो क्या करता है, इट एक्चुअली हैज अ टेंडेंसी, इसकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि ये डाइमराइज कर जाता है, ठीक है, ये डाइमराइज कर जाता है, किसमें डाइमराइज करता है, ये इसमें डाइमराइज कर जाता है, ठीक है। ये डाइमराइज कर जाता है, तो ये एसिडिक मीडियम में डाइमराइज कर जाता है एंड इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड दैट इज डाइक्रोमेट। और बेसिक में तो ये क्या करेगा, बेसिक में डिसोसिएट होगा, राइट। तो अब देखो ये डाइमराइज करता है, ये प्रॉपर्टी तो याद करनी पड़ेगी, इट डाइमराइजेस इन एसिडिक मीडियम। रीजन क्या है कि पुअर एसिड है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक रिएक्शन दिखेगी ही नहीं और ये डाइमराइज हो जाता है। और बेसिक मीडियम में क्या होता है, सी, और बेसिक मीडियम में यदि तुम डाल दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बेसिक मीडियम में तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो एक रिएक्शन क्या होती है, Cr2O7, इसको तुम डाल दो बेसिक मीडियम में, राइट, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, या फिर ऐसा लिखो सीधा, CrO4 2- H प्लस डालो Cr2 2- मिलेगा, OH माइनस डालो तो CrO4 मिलेगा, CrO4 2-। तो ये आयन कब एग्जिस्ट करता है, pH ग्रेटर देन 7 पे, और ये आयन कब एग्जिस्ट करता है, pH लेस देन 7 पे। तो ये इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो जब तुम डाइक्रोमेट की बात करोगे तो हमेशा एसिडिक मीडियम की बात करोगे, और जब तुम इसकी बात करोगे तो हमेशा बेसिक मीडियम की बात करोगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम समझ ही सकते हो कि तुमने इसके रिएक्शंस ऑर्गेनिक में भी पढ़े हैं, वॉल्यूमेट्रिक में भी पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज इंपॉर्टेंट तो है। ओके, रिटन। ओके, तो ये याद रहेगा कि क्रोमिक एसिड जो है डाइक्रोमिक में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक में, और बेसिक में आयनाइज होता है, राइट। आगे बढ़ सकते हैं, एवरीबॉडी डन, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, कोई रीजन समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, राइट डाउन, डन, ओके। अब हम बात कर लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। अच्छा, तुम्हें कोई रीजन समझ में आ रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों पढ़ते हैं, लिथियम डाइक्रोमेट की कोई बात ही नहीं करता, सोडियम डाइक्रोमेट की भी कोई बात नहीं करता, ठीक है। इनफैक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट की सब बात कर लेते हैं, कोई इनकी भी बात नहीं करता, रुबिडियम वगैरह की भी बात नहीं करता। देखो रुबिडियम और सीजियम तो महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव है, ठीक है। सोडियम सस्ता है थोड़ा, बट एक्चुअली में क्या है, ये बड़ा अनायन है ना, थर्मल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, छोटा कटायन छोटा अनायन, बड़ा कटायन बड़ा अनायन, इज दैट क्लियर। इन दोनों केस में थर्मल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो बड़ा कटायन है ना पोटेशियम, तो इसलिए बड़ा अनायन चाहिए, मतलब बड़ा अनायन के लिए बड़ा कटायन, ठीक है। ओके, अब तुम्हें तो पता ही है, इट इज अ वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इट इज अ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टाइट्रेशन में भी। तो ये हर जगह एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है।
सॉरी +6 है, पहले दो अनस्टेबल हैं और बाकी एक्सपेंसिव है। डन। ओके फाइन। सो कमिंग टू, तब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? देखो अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। देखो ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, दिस प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं ना K2 CRT और KMNO4 के रिलेवेंस में, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन के बाद क्या लिखा है, कॉमन एंड इफेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी बात कर रहे हो? एक सेकंड, किसकी बात कर रहे हो? कॉमन के बाद क्या, ये कॉमन आयन इफेक्ट नीचे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप? CIE कॉमन आयन इफेक्ट लिखा था मैंने वहां पे। कॉमन आयन इफेक्ट तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके मतलब उसके, अरे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। आगे बढ़े, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखो एक होता है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर याद है तुम्हें, मेटलर्जी में वो शीट जो आपको मिली थी उसमें लिखा होगा क्रोमाइट। क्रोमाइट ओर क्या होता है? FeO.Cr2O3, ये है क्रोमाइट ओर। इट इज एक्चुअली अ डबल सॉल्ट, ठीक है। दिस इज क्रोमाइट ओर विच इज एक्चुअली अ डबल सॉल्ट। तो अब जब क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करेंगे बेसिक मीडियम में, इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये +3 में है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस जो भी है, इसको बैलेंस नहीं करते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे +3 है, बेसिक मीडियम में Na2CO3 क्यों यूज किया, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सस्ता बेस है, समझ में आ रहा है? इट इज अ चीप बेस्ड। याद है तुम्हें हॉल्स प्रोसेस, याद है हॉल्स प्रोसेस? NaOH की जगह पे Na2CO3 यूज करते थे और ऑक्सीडाइज किया। और ये बेसिक मीडियम क्यों चूज किया, समझ में आया? क्योंकि ये क्रोमेट जो है ये बेसिक मीडियम में ही बनता है, ये समझ में आ रहा है? एसिडिक में तो डाइक्रोमेट बनेगा। अब ये चीप बेस यूज किया, ऑक्सीडाइज किया, क्रोमेट बनाया। अब क्रोमेट जो है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एवरीबॉडी, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये डाइक्रोमेट बन जाएगा। बट दिक्कत क्या है, ये सॉल्यूबल होता है। अब ये सॉल्यूबल होता है, घुल जाता है, तो अब इसमें K+ डालेंगे तो क्या बनेगा, या KCl डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। K2Cr2O7, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इसको सेपरेट कर लो, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इसको सेपरेट कर लो। अच्छा कुछ याद आ रहा है तुम्हें अभी यहाँ पर, तुम S ब्लॉक याद आ रहा है क्या? S ब्लॉक, S ब्लॉक याद आ रहा है, सॉल्वेज प्रोसेस। Okay, I'll talk about it. ठीक है, Abhilasha will come to the point. First, answer my question. Do you remember S block element? उसमें कुछ ऐसा मेथड था, सॉल्वे प्रोसेस, हमने पढ़ा था क्या सॉल्वे प्रोसेस? I'll talk about it. I'm on it. हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं. Don't worry about it. I'll answer your question. Don't worry. बेसिकली तुम्हें प्रोसेस तो मैं समझा देता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। हमने क्या पढ़ा है, जैसे क्रोमाइट और को बेसिक मीडियम में डालोगे तो चीप बेस यूज कर रहे हो तो Na2CO3 सस्ता पड़ता है, राइट? ठीक है, उसमें ऑक्सीडाइज करोगे क्रोमेट बनेगा, बेसिक मीडियम चाहिए था,
एसिड डालोगे डाइक्रोमेट बनेगा, ठीक है, और K+ के प्रेजेंस में K2Cr2O7 बनेगा जो प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा सॉल्वेज प्रोसेस याद करो, वहां पे हम क्या करते थे, याद करो एवरीबॉडी, सॉल्वेज प्रोसेस याद करो, यहाँ कुछ याद आ रहा है, कुछ बनाते थे वहां पे भी, सॉल्वेज प्रोसेस में क्या बनाते थे, सोडियम कार्बोनेट बनाते थे, और याद है एन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टलाइज हो जाता था और बोलते थे बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती है, इसीलिए पोटेशियम बाइक्रोम ये याद है सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते थे तो Na2CO3 बनता था, ठीक है, वॉशिंग सोडा, सो इसको बोलते थे बेकिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा, Na2CO3, वहां तो K2CO3 की बात ही नहीं होती थी, और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, राइट। वहां पे पोटेशियम की बात नहीं करते थे और यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। अगर H2SO4 लिया तो Na2SO4 डिसॉल्व नहीं होगा, कहाँ पे H2SO4 लेना है तुम्हें, एसिड कुछ भी ले लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाइल्यूट लेना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे, सो दैट विल इटसेल्फ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइल्यूट HCl H2SO4 भी लोगे, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, अद्वैता, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। सो अब देखो समझने की बात इतनी है कि व्हाट वाज द वी स्टोन, वेट स्टोन, व्हाट वाज द क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन था रिलेटेड टू सम टॉपिक, शी वाज आस्किंग इफ यू कैन यूज सम अदर एसिड, बट उसकी जरूरत नहीं है। देखो जब भी आप एसिडिक मीडियम से प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हो ना, चाहे ऑर्गेनिक में भी देखो, तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, बहुत सारे काम करता है कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब हमको सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करना होता है तो हम डाइल्यूट लेते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं कहा। अब हम बात कर लेते हैं क्या है सॉल्वे प्रोसेस में, मैंने तुमको क्यों रिलेट करने के लिए कहा, क्योंकि सॉल्वे प्रोसेस भी कुछ इसी तरह का रहता है। एस ब्लॉक में जो सॉल्वे प्रोसेस होता था, इफ यू रिमेंबर, सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता था, बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी और सोडियम ही प्रेसिपिटेट करता था, इसलिए आगे नहीं बढ़ते थे, राइट। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे क्रोमेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे कम हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी जो है, देखो ये इसका कोई रीजन नहीं है, solubility of dichromats decreases down the group, and that is why sodium dichromate is not formed, यानी इसकी solubility ज्यादा है, लिथियम वाला तो बनता ही नहीं है, ठीक है, और बाकी सब एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये आपको याद करना है, ये अलग ट्रेंड है, एक्सेप्शन टाइप का समझ लो इसको, ठीक है, ये इसका कोई रीजन नहीं है solubility ऐसा क्यों होता है, आयन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसका कोई बेसिकली जुगाड़ी है, अभी वही बताएगा तो जुगाड़ी है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो तुम एस ब्लॉक में याद करोगे कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में हमेशा सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता था, ग्रुप 2 के केस में अलग होता था, बट इन दिस केस यहाँ पर चीजें अलग हैं, ये एक्सेप्शन है, याद करना पड़ेगा कि डाइक्रोमेट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है नीचे जाने पर, ये याद करना पड़ जाएगा। डन एवरीबॉडी? तो ये मेथड याद रहेगा ना? ओके आगे बढ़ जाए, ठीक है। ओके अच्छा, क्रोमेट और डाइक्रोमेट के कलर याद है तुम्हें एवरीबॉडी? इसका कलर क्या होता है?
इसका कलर होता है येलो, और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। ये आपको याद रखना है, येलो और ऑरेंज। पर्पल तो इसका होता है KMnO4 का, पर्पल की यहाँ कहानी है ही नहीं, ठीक है। येलो और ऑरेंज, ये तो ऑरेंज याद होगा सबको, एनसीईआरटी ने तो फोटो भी बनाया हुआ है कलर के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी ने तो फोटो भी बनाया है कलर के साथ, और ये होता है येलो का। इसके रिएक्शंस बड़े से बड़े कॉमन है, इसके रिएक्शन में कुछ भी नया नहीं है। इसका हमेशा n फैक्टर 6 ही होता है। डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, इसके रिएक्शंस ज्यादा होते नहीं है, डाइक्रोमेट की ही बात करते हैं। n फैक्टर हमेशा 6 होता है और रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में ही पड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये करेगा क्या, ये हमेशा जैसे I- को I2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। H2S को कन्वर्ट करेगा S में, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करना, H2S को S में कन्वर्ट करता है, SO4 2- में कन्वर्ट नहीं करता। I'll talk about it, ठीक है। और Sn2+ को Sn4+ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली में तुम्हें ये समझ में आ रहा है, H2S एसिडिक मीडियम में पूरी तरह से आयनाइज ही नहीं होता, ये समझ में आ रहा है। H2S यदि तुम्हें पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करना है तो यू विल ऑलवेज नीड अ बेसिक मीडियम। ये कुछ चमक रही है बात एवरीबॉडी? ये कुछ बात चमक रही है? अरे H2S यदि तुम एसिडिक मीडियम में रखोगे तो पूरी तरह से आयनाइज होगा ही नहीं H2-, तो उसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। यदि तुम्हें H2S बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट तुम्हें दिख रहा है कहां कहां लग रहा है? देखो, यदि तुम्हें H2S का S2- बनाना है तो तुम्हें बेसिक मीडियम चाहिए। तो यदि तुम्हें पूरी तरह से इसको कन्वर्ट करना है ना SO4 2- में, तो तुम्हें बेसिक मीडियम ही लगेगा। एसिडिक मीडियम में ये कभी कन्वर्ट नहीं होगा SO4 2- में, क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से पूरी तरह से आयनाइज होता ही नहीं है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। डन एवरीवन? तो H2S तो एसिडिक मीडियम में हो जाएगा, H2S एसिडिक मीडियम में हो जाएगा। तो ये K2Cr2O7 की बात थी। K2Cr2O7 में कहानी क्या थी? देखो, H2Cr2O7 जो है, H2Cr4 एसिडिक है, एसिड है जो कि बेसिक मीडियम आयनाइज होता है। Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रहता है, राइट। और इसका n फैक्टर हमेशा 6 होता है, तो ये तो याद हो जाएगा। Cr2O7 ऑरेंज है और Cr4 2-। लास्ट क्रैकर्स बर्स्टिंग, ओके नाउ इट्स फाइन। तो लास्ट लाइन ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ यू हैव H2S विथ यू, यदि आपके पास H2S है, so it will be ionized in basic medium. It will not be ionized in acidic medium because of common effect. Is that clear? तो if you want to convert H2S completely, if इसको oxidize करना चाहते हैं SO4 2- में, then you will obviously need an basic medium. Is that clear? यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट ही लगेगा। अब आगे बढ़े। So this was about potassium dichromate. यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि unlike the normal salts of group 1 जिनकी solubility नीचे जाने पे बढ़ती है, डाइक्रोमेट्स, हाँ, डाइक्रोमेट्स की उल्टी होती है ना, कम होती है नीचे जाने पे, राइट। S2- से SO4 2- जा रहा है, उसको के लिए तुम्हें बेसिक मीडियम चाहिए। इज दैट क्लियर? और बेसिक मीडियम में तो रहेगा ही नहीं K2Cr2O7, तो इसलिए ऑक्सीडाइज करता ही नहीं उसको। आगे बढ़ जाए। ओके, स्क्रॉल अप करूं, ठीक है, कर लेता हूं। डन आदित्य? ओके, तो अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको भी तुम लोग जानते ही हो, ये भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इसका कलर क्या होता है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इसका कलर क्या होता है? अच्छा देखो, एक होता है पर मैग्नेट, एक होता है पर मैग्नेट, इसका कलर होता है पर्पल। दिस इज पर मैग्नेट। पर मैंगनेट देख लो स्पेलिंग सही है क्या? मैंगनेट, मैंगनेट की स्पेलिंग सही कर लेना, सही नहीं, मैं जी ए यहाँ लगेगा, जी ए लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पर मैंगनेट और पर्पल याद रहेगा। और ये है मैंगनेट, ये होता है ग्रीन। अच्छा ये चीज बताओ, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन तो D3S होता है ना एवरीबॉडी, ये तो याद होगा तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन D3S होता है। और ये भी कुछ पूछ देता है, जैसे ये मान लो Cr2O7 है, तो इसमें ये वाले बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस में है, समझ में आ रहा है, ये तीनों रेजोनेंस में है, तो इनका बॉन्ड लेंथ ए है, और ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और इनका बॉन्ड लेंथ ए है और ये बी है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये तीनों एक टाइप के बॉन्ड है, ये तीनों एक टाइप के बॉन्ड है, दो तरह के बॉन्ड है इसके अंदर। ये भी कुछ जनरल केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इनका हाइब्रिडाइजेशन D3S है, राइट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो ये चीजें तो बेसिक वाली है जो मैंने पहले स्टार्ट करके बताई। पर्पल कलर का रीजन लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, पर मैंगनेट पर्पल और मैंगनेट ग्रीन, राइट। पर मैंगनेट पर्पल और मैंगनेट ग्रीन। डन एवरीवन, आगे बढ़े। ओके राइट। पर मैंगनेट एंड मैंगनेट आर नॉट सेम, यहाँ पे ये +7 है और यहाँ पे ये +6 है, ये मैंने शायद सेम बना दिए हैं, ये नहीं ये सही बनाया था, यहाँ ये गलत है, यहाँ 2- होता है, और यहाँ ये तो नॉर्मल डबल बॉन्ड ही रहेगा। दिस इज MnO4- एंड दिस इज MnO4 2-, ठीक है। नमन इज सेइंग अभी रिवाइज करवा दो। क्या आज के लिए बहुत हो गया क्या एवरीबॉडी? क्या बहुत हो गया आज के लिए? ओके, ज्यादा लोग बोल रहे हैं बहुत हो गया, रिवाइज, ठीक है। मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर लूँ क्या, या नहीं करूँ, अभी खत्म करूँ? रिवाइज, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सटेंड, 3-4 ही लोग हैं लेकिन वैसे। अच्छा ज्यादा, एक बात बताओ, हमने कितने यहाँ तो रेजोनेंस में होंगे सारे बॉन्ड लेंथ। अच्छा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.75, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर तुमसे पूछ सकता है किसके केस में ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर सवाल पूछ सकता है कि पर मैग्नेट और मैग्नेट में बताओ, कंपेयर कर लो, ठीक है। अरे क्वेश्चन ये है कि पर मैंगनेट और मैंगनेट में MnO ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और मैंगनीज का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैलकुलेट करके पूछा जा सकता है किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो पूछ सकते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग के सवाल बन सकता है। ठीक है, कैसे करें आई टेल यू। देखो तुम्हारा ये पर मैंगनेट है, ये है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ एक बॉन्ड फिक्स है और 3/4, तो ये 1.75 आया, दिस इज MnO4-। और यदि हम इसकी बात करें तो क्या है 1 + 2/4 1.5, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और इसका कम है, तो नॉर्मल है ना। कैसे निकाला? अरे एक ये रेजोनेंस में रहेगा ना, एक बॉन्ड फिक्स है और 3 पाई बॉन्ड 4 में घूम रहे हैं, एक बॉन्ड फिक्स है और 3-4 में घूम रहे हैं, यहाँ 2 बॉन्ड फिक्स है, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा ना, ये तो नॉर्मल चीज है ना, रेजोनेंस में जैसे निकालते थे, जैसे SO4 2- में सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ही तो बताते थे, ऐसे बताते थे ना।
ठीक है, या डाउट है? ओके, तो देखो ये तो हो गया। आज देखो हमने नया कुछ भी खास नहीं किया है, हमने रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7 ही नई चीज करी। ये बात ठीक है? जो रिएक्शंस हमने करी है ना K2Cr2O7 वाली बात, वही नई चीज है, वो इम्पोर्टेंट भी है। पर मैग्नेट वाला भी नया हम कर सकते थे, मैं तो चाह रहा था कि ये कंफर्म कर दूं मैं पर मैग्नेट वाला, बट बोर हो गया शायद। कर दूं पर मैग्नेट, चलेगा क्या? पर मैग्नेट का एटलीस्ट खत्म कर देते हैं, चलता है मतलब उतना चलेगा तो चलो बोलते हैं उतना कर लेते हैं, फिर ए ब्लॉक आगे चालू कर लेंगे नेक्स्ट, मतलब पर मैग्नेट खत्म कर लेते हैं ऐसा। क्योंकि नई चीज तो हमने यही पढ़ी है ना, डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली बात, तो पर मैग्नेट खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो प्रिपरेशन है, बोल रहे हैं कुछ लोग मत अभी सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गए भाई, कितने लोग सैचुरेटेड हो गया? ठीक है चलो ठीक है, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। क्या, तो ठीक है, अभी रिवाइज कर लेते हैं। देखो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ वही चीज जो हमने पढ़ा है, किसके केस में पढ़ा है, डाइक्रोमेट वगैरह के केस में, राइट? तो डाइक्रोमेट के केस में नई चीज क्या है, ऑल्दो मेटल्स हैं वो, बट क्रोमियम और मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाते हैं, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो +7 में क्या होगा, +7 में दे विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, जैसे H2CrO4 और HMnO4, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब डाइक्रोमिक एसिड जो है वो बनता है क्रोम, जो से H2CrO4 जो है, H2CrO4 बनता है किसके केस में, बेसिक मतलब एसिडिक मीडियम में आयनाइज हो जाता है, सॉरी एसोसिएट हो जाता है, और बेसिक में डिसोसिएट होता है। और जो भी K2Cr2O7 के रिएक्शंस है वो हम लोग, solubility of dichromate जो है it decreases down the group, solubility of dichromate जो है it decreases down the group, किधर लिखा था, यहाँ लिखा था, हाँ solubility of dichromates decreases down the group, ये अलग चीज है। बनाने का जो तरीका है वो तो वही है, क्रोमिक एसिड को सस्ता बेस लो, O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करो, फिर H+ डालो, डाइक्रोमेट बनाओ, फिर K+ डालो के, और वो प्रेसिपिटेट करा लो, यही कंसेप्ट है ना, वैसे ही जैसे सॉल्विंग प्रोसेस में चलता था। यहाँ ट्रेंड बस उल्टा है, इतना ही पढ़ाया हमने, नई चीज तो यही है। और बाकी पर मैग्नेट पर्पल होता है, मैग्नेट ग्रीन होता है, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर लिया तो रेजोनेंस के थ्रू किया, इसमें नया यहाँ पे डी ब्लॉक का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक ठीक है, तो अभी कल कर लेते हैं 10 बजे या 8 बजे, जैसा बोलो, कल 8 बजे कर लेते हैं, फिर क्या करें, 10 बजे करें, 8 बजे कर लेते हैं, ठीक है, कल 8 से 10 में कोशिश करेंगे, ठीक है 8 बजे कर लेते हैं, ये डी ब्लॉक खत्म करेंगे और फिर देखते हैं आगे का। तो आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को? Everybody, any doubt in today's class? कोई डाउट है? Fine, then we'll meet tomorrow morning. Goodbye.